हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। तो आज हम लेके आए हैं एक वीडियो सार्क के ऊपर। सार्क इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस एक वीडियो से आप सार्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके अगर किसी एग्ज़ाम में आएंगे तो वो सभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एंड इसमें हमने नेट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पीजीटी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं एंड उन पीवाईक्यू के बेस पर हमने इस वीडियो को बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे आपके किसने इस आइडिया को प्रपोज किया, सार्क के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, कितने ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। समिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, समिट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। एंड इस बार आपने देखा कि सेक्रेटरी जनरल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं क्रोनोलॉजी के टर्म में नेट के एग्ज़ाम में। एंड डेजिग्नेटेड ईयर्स वो भी हम कवर करेंगे, रीजनल सेंटर्स। एंड अभी जो करंट सिचुएशन है बांग्लादेश में उससे रिलेटेड भी एक सार्क का इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे, जिससे आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूपीएससी में भी आ सकता है एंड यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आ सकता है। सो ये जो आप है ये लोगो है सार्क का। एंड सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम्स में। एंड क्वेश्चन इज़ कि सार्क का आइडिया किसने दिया। तो आप जानते हैं कि 1970s में 80s में वो कोल्ड वॉर का टाइम था। यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर थी। तो उसी टाइम में आपके ज़िया और रहमान, ये बांग्लादेश के हैं, इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया 6 कंट्रीज़ को कि हम साउथ एशिया में ट्रेड के लिए, कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो अब ज़िया और रहमान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप देख लीजिए। ज़िया और रहमान कौन हैं? ज़िया और रहमान ये आपके बांग्लादेश के 6th प्रेसिडेंट थे। 6 प्रेसिडेंट थे। ये आपके 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रहे और 81 में ये असैसिनेट हो गए। उससे पहले ये आर्मी चीफ थे। और ये हैं आपके एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड कि ये जो हैं वो बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टी थी पहले अवामी लीग के टाइम पे, बीएनपी, जो आपने अभी करंट क्राइसिस के टाइम पर सुना होगा ये नाम, बीएनपी के बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे हैं ये ज़िया और रहमान। और करंट बीएनपी का चेयरमैन कौन है, हेड, वो हैं खालिदा ज़िया। सो वापस से सार्क पे आते हैं। तो ज़िया और रहमान ने लेट 1970s में सार्क का आइडिया प्रपोज किया। और इस आइडिया को आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ने एक्सेप्ट किया। और ये जो पहली मीटिंग थी इससे रिलेटेड ये कोलंबो में हुई थी 1981 में। देन अगस्त 1983 में ये लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन को अडॉप्ट करते हैं। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। सार्क एज अ बॉडी 1985 में ढाका में बनता है, बट इसका डिक्लेरेशन अडॉप्ट हो जाता है कहाँ? न्यू दिल्ली में 1983 में। और पहली मीटिंग कोलंबो में होती है 1981 में इस आइडिया को प्रपोज करने के बाद। देन देखिए फिर 1983 के बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स में साउथ एशियन नेशंस कमिटेड देमसेल्व्स टू फॉर्म। तो वो ये कमिट करते हैं कि हम साउथ एशियन अलायंस बनाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है कहाँ? पहली सार्क समिट 7 to 8 दिसंबर 1985 जो कहाँ होती है? ढाका में, जहाँ पे आपके गवर्नमेंट के हेड एंड स्टेट्स के हेड मिलते हैं। और इनिशियली देयर वर 7 कंट्रीज़। अभी करेंट सार्क में 8 मेंबर्स हैं, लेकिन इनिशियली 8 मेंबर्स नहीं थे, सिर्फ 7 मेंबर थे, 7 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इस चार्टर को अडॉप्ट किया। तो एक क्वेश्चन आपका जैसे बनता है कि सार्क का चार्टर कब अडॉप्ट किया गया? तो सार्क का चार्टर अडॉप्ट किया गया 1985 में। और कितनी कंट्रीज़ थी? 7 कंट्रीज़ थी, लेकिन अभी करेंट 8 कंट्रीज़ हैं। तो कौन सी कंट्री तब नहीं थी? तो वो अफ़गानिस्तान थी। अब अफ़गानिस्तान कब सार्क का मेंबर बनता है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए तो ये सार्क कब फॉर्म किया गया, इसके बेस पर ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसकी डेट्स। इवन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन है कि सार्क की फॉर्मेशन की डेट बताइए। एंड इसका सेक्रेटेरिएट
काठमांडू नेपाल में है और बना ये ढाका में था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड करंट इसके टोटल मेंबर्स 8 हैं, इनिशियली 7 थे। और सार्क जो है वो आपकी वर्ल्ड के एरिया का 3% रिप्रेजेंट करता है एंड वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 21% सार्क रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए करंट मेंबर कंट्रीज़ देखिए, इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड अफ़गानिस्तान। ये मैप में आप देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये सभी करंट 8 मेंबर्स हैं सार्क के। इस मैप से आप एक चीज़ और देखिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसकी सभी सार्क मेंबर कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान से भी है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान से भी है, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से लैंड बाउंड्री है, श्रीलंका से सी बाउंड्री है, ओशन बाउंड्री, सी बाउंड्री एंड मालदीव से भी। ओके, अब देखिए ऑब्जर्वर स्टेटस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। इवन इस साल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी आया है। तो इसमें जैसे पूछ सकता है आपसे कि टोटल ऑब्जर्वर कितनी हैं, स्टेट्स हैं। ये स्टेटस हो गया, ये स्टेट्स हैं, ई है यू की जगह। तो 9 कंट्रीज़ हैं। तो ऑब्जर्वर का स्टेटस किस किस को मिला है, अगेन ये स्पेलिंग गलत है, इग्नोर कीजिएगा। 9 स्टेट्स हैं। आप देखिए यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ईयू, चाइना, साउथ कोरिया, ईरान, म्यांमार एंड मॉरिशस। तो आप इसमें देखिए मेजर कंट्रीज़ में चाइना है, यूएसए है। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखिए। एंड एक रशिया या यूएसएसआर का नाम आपको इसमें नहीं मिलेगा। 85 में यूएसएसआर था, देन रशिया उसका नाम। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाता है और उसमें ऑप्शन में रशिया होता है तो सिर्फ आप उसी फैक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि 9 स्टेट्स के नाम पता हों। मेन पता हो, जैसे यूएसए है, चाइना है, फ्रांस नहीं है, यूके नहीं है, ईयू है, रशिया नहीं है, ठीक है। एंड साउथ एशिया से ऑब्जर्वर स्टेटस एक म्यांमार को है एंड मॉरिशियस को है। म्यांमार एंड मॉरिशियस ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स नहीं हैं। और कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर मेंबर कंट्रीज, जहां म्यांमार और मॉरिशियस को देते हैं ताकि आप मालदीव्स के साथ कंफ्यूज हों। बट मालदीव्स मेंबर है, म्यांमार एंड मॉरिशियस ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। अब देखते हैं मोटो। ये भी एक प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि सार्क का मोटो क्या है। सार्क का मोटो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड सार्क के 3 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। पहला है हेड ऑफ द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, जो समिट लेवल पे, देन फॉरेन सेक्रेटरीज की स्टैंडिंग कमेटी एंड देन सेक्रेटेरिएट। अब ये सेक्रेटेरिएट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि इस बार के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के कि वेलफेयर प्रमोट करना है साउथ एशियन कंट्रीज़ का, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, सोशल प्रोग्रेस को करना, कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड अपने फुल पोटेंशियल को वो रियलाइज़ कर सकें। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव रिलायंस अमंग द कंट्रीज। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर सी, इसमें कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस है। कलेक्टिव डिफेंस की बात नहीं की गई है ऑब्जेक्टिव्स में। एंड इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ वन अनदर्स प्रॉब्लम, कोलैबोरेशन करना, म्यूचुअल असिस्टेंस इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स में, कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन द मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। एंड इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस विद सिमिलर एम्स एंड पर्पसेस, उनके साथ भी कोऑपरेट करना। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि जो सार्क है वो ऑब्जर्वर है। इसको सार्क को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, कहाँ पे? यूएन में। अब देखिए कुछ जनरल प्रोविजंस हैं सार्क चार्टर के, तो वो हैं कि जो सार्क में
कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो यूनैनिमिटी से लिया जाएगा, मतलब कंसेंसस। किस जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे 8 मेंबर्स हैं तो 8 को ही उसको एग्री करना पड़ेगा, उसको येस बोलेंगे तभी वो एग्रीमेंट साइन होगा। एंड यही इसका एक तरीके से ड्रॉबैक भी है। जैसे भी आपने रिसेंट में देखा कि इंडिया 2014 में एक प्रपोज़ल लेके आता है सार्क में मोटर व्हीकल एक्ट के लिए, बट पाकिस्तान उसको ड्रॉप कर देता है, पाकिस्तान एग्री नहीं करता है। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सार्क में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कंसेंसस बेस्ड होते हैं। और इसमें ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि बायलेटरल एंड कंटेंशियस इश्यूज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेलिब्रेशंस। एंड इस बारे में आपका आर्टिकल 10 में है ये सार्क के चार्टर में। देन अभी जो हमने बताया था कि इनिशियल देयर वर 7 कंट्रीज़, सार्क में स्टार्टिंग में 1985 में सिर्फ 7 मेंबर कंट्रीज़ थी। एंड 2007 में अफ़गानिस्तान इसका मेंबर बनता है। एंड सिर्फ इस एक फैक्ट के ऊपर आप देखिए 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, 2021 में यूपी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है कि विच इज़ द लेटेस्ट मेंबर टू जॉइन सार्क। और सार्क के समिट पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इंडिया में कितनी समिट्स होस्ट हुई हैं, टोटल कितनी समिट्स हुई हैं, वो अभी हम आके देखेंगे। तो सार्क लास्ट मेंबर जो ज्वाइन करता है सार्क को वो अफ़गानिस्तान है। और ये कहाँ पे ज्वाइन करता है, जो न्यू दिल्ली में 14th सार्क समिट होती है तब ज्वाइन करता है। तो इसलिए ये जो 14th सार्क समिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पहला पॉइंट तो कि इसमें अफ़गानिस्तान ज्वाइन करता है और ये समिट कहाँ हुई थी, किस ईयर में हुई थी। तो अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट, 3 समिट्स जो इंडिया ने होस्ट करी हैं। सेकंड समिट, इस फैक्ट के बेस पर भी यूजीसी नेट में क्वेश्चन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। 8th समिट एंड 14th समिट। और आप याद रखिए कि जो सेकंड समिट है वो बेंगलोर में है एंड 8th एंड 14th न्यू दिल्ली में है। आपको कंफ्यूज करने को पूछ सकता है कि सार्क की जो अब 3 समिट हुई हैं वह तीनों समिट न्यू दिल्ली में हुई हैं। नहीं, 2 समिट न्यू दिल्ली में हुई हैं एंड पहली जो मतलब सार्क की सेकंड समिट थी और इंडिया में पहली वो बेंगलोर में हुई है। तो सेकंड समिट ये 1986 में होती है, 8th समिट 1995, 14th समिट 2007। ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ईयर्स कि किस साल में समिट होती है। एंड इस फैक्ट से अभी आपने देखा कि यूजीसी नेट में एक पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का। वो पूछते हैं जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन की गई उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़िए तो आपको ईजी होगा याद करने के लिए। जैसे ये 1986 का आप याद करिए कि अगर पूछ ले 1986 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी को असैसिनेशन हुआ था 1984 में। उनके बाद राजीव गांधी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड समिट जो हुआ था 1986 में, उस वक्त आपके राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। जो 8th समिट है इंडिया की सेकंड 1995 में कौन थे प्राइम मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव। एंड 2007 में मनमोहन सिंह। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि जिसमें पूछे कि अंडर हुज टेन्योर इंडिया होस्टेड सार्क समिट। तो ऑप्शन में 3 नाम होंगे, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड एक नाम आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया जा सकता है, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब देखिए सार्क की समिट, एक PYQ आ चुका है जिसमें पूछा था टोटल सार्क की समिट कितनी हुई हैं। तो टोटल अब तक 18 समिट हो चुकी हैं सार्क की, जिसमें इंडिया ने टोटल 3 समिट होस्ट करी थी, जिसमें एक तो सेकंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया ने होस्ट करी थी। और फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए 1985 में जहाँ सार्क फॉर्म हुआ, ठीक है। ये देखिए 1995 में है इंडिया में, 1995 में है, 1986 में है एंड 2007 14th जब अफ़गानिस्तान ज्वाइन करता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि लास्ट समिट कहाँ हुई है एंड कब हुई है।
तो लास्ट समिट आपकी 2014 में काठमांडू नेपाल में हुई है। उसके बाद कोई समिट नहीं हुई है सार्क की। उसके बाद प्रपोज्ड थी 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में, बट ये कैंसिल हो गई बिकॉज टेररिज्म एंड जो इश्यूज़ की वजह से। एंड उसके नेक्स्ट प्रपोज थी श्रीलंका में, बट जब 16 थी नहीं, ये 2016 में ही नहीं हुई, तो उसके बाद से ये रुका हुआ है। उसके बाद समिट नहीं हुई है। अब देखिए समिट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कि समिट बाईएनियली यूजुअली, कोई परमानेंट नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट यूजुअली हेल्ड बाईएनियली, मतलब हर 2 साल में होती हैं। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड होस्टेड बाय मेंबर स्टेट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब साप्टा के बात करते हैं। साप्टा के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में। तो साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड के प्रमोशन के लिए साइन किया गया था और ये इफेक्ट में आता है आपका 1995 में। और एक फैक्ट आप याद रखिए कि ये केम इनटू इफेक्ट इन 1995, बट साइन इसको किया गया था 1993 में। साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, कब साइन हुआ? 1993 में। एंड लागू कब से हुआ? ये 1995 से लागू हुआ। इस फैक्ट के बेस पर भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है। अब साफ्टा हो गया, साफ्टा इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देन साफ्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये आपका 6 जनवरी 2004 को साइन होता है। कब साइन होता है? ड्यूरिंग 12th सार्क समिट जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई, वहाँ साइन होता है ये। और ये केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006। साइन होता है 2004 में एंड लागू होता है 2006 से। एंड इट वॉज अग्रीड दैट कस्टम ड्यूटीज ऑन ऑल गुड्स ट्रेडेड वुड बी रिड्यूस टू 0 बाय, ये एक टाइम लिमिट सेट की गई थी 2006 में कि अगले 10 साल में 2016 तक सभी गुड्स जिनमें ट्रेड हो रहा है उनमें कस्टम ड्यूटीज़ को हम 0 पर ले आएंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे आप देखिए कि साउथ एशियन सैटेलाइट, ये इंडिया ने लॉन्च करी मई 2017 में एंड श्रीहरिकोटा से। और इसके डिमॉन्स्ट्रेशन टर्मिनल्स बनाए गए भूटान में, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। इंडिया ने बनाया। तो आप देखिए इसमें पाकिस्तान ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में साउथ एशियन सैटेलाइट का डिमॉन्स्ट्रेशन टर्मिनल नहीं है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और ये साउथ एशियन सैटेलाइट कब लॉन्च हुई? 2017 में। किसने लॉन्च करी? इंडिया ने लॉन्च करी। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट इनिशिएटिव, इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ एक्सटेंडिंग इट्स नेशनल नॉलेज नेटवर्क टू श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। 2014 के बाद सार्क की समिट्स नहीं हुई, बट कुछ फंक्शंस थे जो साइडलाइंस में चलते रहे। जैसे आप ये देख सकते हैं इनिशिएटिव कि साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च करी गई। पाकिस्तान राजी नहीं हुआ, बट बाकी कंट्रीज़ के साथ डेमोन्स्ट्रेशन टर्मिनल्स वहाँ इंस्टॉल किए गए, इनके लॉन्च किया गया। और आपका नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है इंडिया का, उसने उसको एक्सटेंड किया किन कंट्रीज़ में? 3 कंट्रीज़ में, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान, 2019 में। थर्ड इज, अब जब कोविड का क्राइसिस आता है तब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं सार्क लीडर्स के साथ और क्रिएट करता है इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी फंड एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड $10 मिलियन टू दिस फंड। और एक सार्क कोविड-19 इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कॉइनेक्स भी बनाया जाता है। और ये कब? 2020 में। कि आप याद रखिए, इस बेस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सार्क से रिलेटेड इंडिया के इनिशिएटिव्स, साउथ एशियन सैटेलाइट है, नॉलेज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, किन कंट्रीज़? 3 कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड भूटान। ये कब? 2019। साउथ एशियन सैटेलाइट 2017, देन नेशनल नॉलेज नेटवर्क 2019 एंड कॉइनेक्स एंड कोविड इमरजेंसी फंड इन 2020। अब ये कुछ सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं, इनको हम देखते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि सार्क कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सार्क के सेक्रेटरी जनरल से क्वेश्चन आते हैं, उनकी समिट से क्वेश्चन आते हैं। एंड साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की बात करें, ये इंडिया में है, दिल्ली में। इस पर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 2018 में क्वेश्चन आया है। आप देखिए सार्क डेवलपमेंट फंड, ये कहाँ है? थिम्फू, भूटान में। सार्को, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, ये है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। एंड सारसो, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी है ढाका में। भूटान में है डेवलपमेंट फंड, आर्बिट्रेशन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन है, लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है? सार्क में मेनली इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, तो आर्बिट्रेशन काउंसिल सार्क में है। डेवलपमेंट फंड भूटान में है। एजुकेशन में सार्क कंट्रीज़ में देखें आप तो इंडिया इज़ अहेड देन द अदर कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी इंडिया में है। एंड देन ढाका में आपका रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 4 स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं सार्क की, जिन्हें आप याद रखना है। SAU, SDF, सार्को एंड सारसो। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि UGC नेट आप देखते हैं कि क्रोनोलॉजी के बेस में क्वेश्चन देता है, तो इन तीनों की भी क्रोनोलॉजी बनाई जा सकती है। ये 4 ऑप्शन दिए आपको और इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए। तो आप देखिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है और ये एग्रीमेंट साइन होता है 14 समिट 2007 में। 14 समिट 2007 ये कहाँ हुई थी? ये इंडिया में हुई थी, जहाँ अफ़गानिस्तान मेंबर बना था। और लेकिन फिर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, बट ये स्टार्ट होती है 2010 से, अगस्त से, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़। अब बात करते हैं सार्क डेवलपमेंट फंड की। तो सार्क डेवलपमेंट फंड थिम्फू, भूटान में है, जो 13th समिट जो ढाका में हुई 2005 में, वहाँ ये अनाउंस होता है, बट ये फॉर्मली कमीशनड इन अप्रैल 2010 में। उसी तरीक़ा से जो सार्को है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में है, यह भी 13th समिट के समय साइन किया जाता है और ये 2007 से लागू होता है, मतलब एस्टेब्लिश होता है। एंड देन लास्ट इज़ सारसो, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ढाका, बांग्लादेश में है, एंड ये 2011 में आता है। तो अगर इसकी क्रोनोलॉजी आती है कि ये कब केम इनटू इफेक्ट, मतलब कब ये बने, लागू हुए, तो उस तरीके से आप देखें तो सबसे पहले सार्को है 2007 में, इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। देन SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड, क्योंकि ये अप्रैल 2010 है। उसके बाद है साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज़, ये स्टार्ट हुई अगस्त 2010। एंड लास्ट इज सारसो। सार्क के ये 5 इम्पोर्टेंट रीजनल सेंटर्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स हैं, बिकॉज क्रोनोलॉजी भी आ सकती है। एंड ये कौन सा सेंटर कहाँ पर है, किस कंट्री में है, ये भी आपको याद रखना है कि सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ढाका, बांग्लादेश में है। सार्क ट्यूबरक्यूलोसिस एंड HIV एड्स सेंटर आपका काठमांडू, नेपाल में है। सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में है। सार्क कल्चरल सेंटर कोलंबो, श्रीलंका में है। एंड सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC इंडिया में है। याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कल्चरल, C फॉर कल्चर, C फॉर कोलंबो। सार्क कल्चरल सेंटर आपका कहाँ है? कोलंबो में है। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंडिया अच्छा काम करता है। जब आप देखते हैं कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे सुनामी आती है, तो साउथ एशियन रीजन में इंडिया आपका एक फर्स्ट रिस्पॉन्सर बनता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर, सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ है आपका? इंडिया में। सार्क कल्चरल सेंटर कोलंबो में। अब एनर्जी का क्राइसिस सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप देखते हैं इस्लामाबाद, पाकिस्तान, तो इसलिए सार्क एनर्जी सेंटर इस्लामाबाद में है। एंड एग्रीकल्चर, जहाँ एग्रीकल्चर लैंड अच्छी हो, इरिगेशन सिस्टम अच्छा हो, पाकिस्तान में तो वैसे ही वहाँ आप देखते हैं फूड क्राइसिस है, तो सार्क एग्रीकल्चर सेंटर ढाका में है। तो ये आप देख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में पूछ सकते हैं कि एक तरफ आपको ये रीजनल सेंटर्स दे दिए एंड दूसरे कॉलम में इनकी लोकेशंस दे दी।
एंड ये इनके ईयर्स हैं, वो भी आप, ये हमने क्रोनोलॉजिकल उसमें ही अरेंज किए हैं, आप देख सकते हैं। पहले सार्क एग्रीकल्चर सेंटर बनता है 1989 में, सार्क ट्यूबरक्लोसिस एंड HIV एड्स सेंटर बनता है 1992 में, एंड सार्क एनर्जी सेंटर 2006 एंड कल्चरल सेंटर 2009 एंड सबसे लास्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट 2016। अब देखिए, बात करते हैं हम डेजिग्नेटेड सार्क ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्लाइड से आपके 2 क्वेश्चन UGC नेट की जो अभी 4 सितंबर को री एग्ज़ाम हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट में इस फैक्ट से, इस टेबल से 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। तो इसमें सभी को आप याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ आप देखिए, जैसे एक आप याद रखिए, पहला कॉम्बैटिंग ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, ये 1989 में ये सार्क का पहला डेजिग्नेटेड ईयर था। आप एक डेट याद कर सकते हैं, सार्क ईयर ऑफ द यूथ 1994। आप ये एनवायरनमेंट वाला देख सकते हैं 1992 में। तो अगर कुछ भी अगर आपको याद हो तो उससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लास्ट आप याद कर सकते हैं 2007 में ये ग्रीन साउथ एशियन ईयर था, उसके बाद कोई डेजिग्नेटेड ईयर नहीं है। तो जब क्वेश्चन आएगा वो हम आगे सॉल्व करते हैं लास्ट साल में। अब ये सार्क का डेजिग्नेटेड ईयर्स NTA पूछ चुका है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर्स में, नेक्स्ट साइकिल में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो ये जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड सार्क डिकेड्स ये अभी नहीं पूछे हैं बट आगे पूछ सकता है कि इनको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है या कोई एक पर्टिकुलर पूछ ले। तो ये आप अगर चारों ही याद कर लें या एक बार देख लें, जैसे सार्क डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये 1991 से 2000, ये जो 10 साल का टाइम पीरियड था डिकेड, ये सार्क डिकेड फॉर द गर्ल चाइल्ड है। 2001 से 2010 सार्क डिकेड ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, पहले गर्ल चाइल्ड का है फिर चाइल्ड के राइट्स का है। देन 2006 से 2015 तक है सार्क डिकेड ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, एंड 2010 से 2020 जो अभी रिसेंट है सबसे, वह है सार्क डिकेड ऑफ इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फर्दर रिवीजन के लिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की। आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स की क्रोनोलॉजी NTA पूछ रहा है बार बार, और इस साल 4 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में भी सेक्रेटरी जनरल की क्रोनोलॉजी से बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो सारे जितने भी अब तक रहे हैं उन्हें याद करना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ हैं जो हमें याद रखने चाहिए। जैसे प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल सार्क के हैं गोलम सरवर जी, और ये कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं, ये हैं बांग्लादेश से, और इनका टेन्योर स्टार्ट होता है आपका 25 अक्टूबर 2023 से। तो प्रेजेंट आप याद रखिए, गोलम सरवर जी कहाँ से हैं, ये बांग्लादेश के हैं, कब 2023 से हैं। अब चलिए इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें इतने हैं आप याद नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है वो कि इंडिया से अब तक सिर्फ 2 सार्क के अंदर सेक्रेटरी जनरल हुए हैं। पहले आपके हैं मिस्टर कांत किशोर भार्गव 1989 से 1991, एंड सेकंड जो इंडिया से थे वो थे मिस्टर शीलकांत शर्मा, दोनों ही नेम में कांत है, 2008 से 2011। तो आपको याद रखना है कि सार्क के सेक्रेटरी जनरल इंडिया से 2 रह चुके हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, कांत किशोर भार्गव जी एंड शीलकांत शर्मा जी। पहले कौन है, पहले कांत किशोर जी हैं एंड देन शीलकांत जी हैं। इनका टेन्योर भी आपको याद रखना है कि पहले जो थे वो 89 से 91, एंड जो अभी सबसे लेटेस्ट इंडिया की तरफ से थे वो 2008 से 2011 तक मिस्टर शीलकांत शर्मा। आपने करंट याद रखना है कि करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, इंडिया से 2 थे, उनके नाम, उनके टेन्योर, एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आपको फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल भी याद रखना चाहिए। जैसे UN का पूछते हैं, एंड ये सार्क का, जैसे सार्क के हैं अबुल एहसान, ये बांग्लादेश से 85 में सार्क बनता है एंड सेक्रेटेरिएट स्टार्ट होता है 87 से 89। तो ये इनका टेन्योर था। तो पहले थे अबुल हसन
करेंट हैं गोलम सर्वर एंड इंडिया से 2। सिर्फ अगर इन्हीं पॉइंट को अगर याद रखते हैं तो जो नेट ने क्वेश्चन पूछा है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि करंट जो बांग्लादेश क्राइसिस है उससे रिलेट करके सार्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, आगे यूपीएससी में बन सकता है, एनटीए में बन सकता है। नेट उतना डेप्थ में नहीं जाएगा एनटीए, बट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। वो है सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर नॉर्मल पूछे आपसे सार्क का चार्टर कब साइन हुआ, इट वाज इन 1985, लेकिन सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ये कमिटी इसको ड्राफ्ट करती है सितंबर 2010 में और अप्रूव करती है, जो फॉरेन सेक्रेटरीज़ की जो कमेटी थी, और सभी सार्क नेशंस को अडॉप्ट करते हैं फरवरी में 2010 में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2010, और सभी ने इसको अप्रूव किया है, ऑल सार्क नेशंस, फरवरी में। अब सार्क का जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का आइडिया किसने प्रपोज किया? सार्क का आइडिया भी बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश से ज़ियाउर रहमान ने। एंड सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये कब? ये 16 सार्क समिट जो थिम्फू भूटान में हुई, वहाँ इन्होंने किया। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने आइडिया प्रपोज किया? शेख हसीना। किस समिट के समय किया? 16 सार्क समिट जो थिम्फू भूटान में हुई। साइन कब होता है, अडॉप्ट कब होता है? 2010 में। एंड ये चार्टर की जो वो है, वो क्या है पर्पस? कि टू रिकॉग्नाइज एंड रीअफर्म द कमिटमेंट ऑफ ऑल साउथ एशियन नेशंस टू डेमोक्रेसी। और आप करंट सिचुएशन देख सकते हैं बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है। एंड अब देखिए, सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट रिकॉग्नाइज द सुप्रीमेसी ऑफ रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को रिस्पेक्ट करना है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, एंड रिनाउंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स अगर अडॉप्टेड इन चेंजिंग द हेड ऑफ स्टेट। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनली किसी स्टेट का हेड चेंज किया जाता है तो वो आपको रिनाउंस करना है। करेंटली क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इस वजह से करंट से अगर हम लिंक करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम एंड इवन यूजीसी नेट। इसी तरीके के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन हमने बताया है कि सार्क से रिलेटेड आपके इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट है चाइना का रिलेटेड। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है आपके साउथ एशिया में, एंड चाइना का भी यहाँ इन्फ्लुएंस रहता है। आप देख सकते हैं BRI प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान में है, और जो बांग्लादेश में करेंटली हो रहा है इट इज़ ऑल्सो अ कंटेस्टेड, मतलब कोई नहीं कह सकता कि USA या चाइना का रोल है या नहीं, किसका रोल है। एंड श्रीलंका में आपने देखा है चाइना का डेप्थ डिप्लोमेसी, वहाँ पे उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया है। तो चाइना को देखते हुए ये फैक्ट आपको याद रखना है कि चाइना को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है सार्क में 2005 में। ये भी क्वेश्चन किसी एक प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, और वह कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है फुल मेंबर बनने के लिए, बट इंडिया के ऑब्जेक्शन की वजह से वह बन नहीं पाया है। अगर चाइना बनता है तो चाइना एक सबसे बड़ा इसमें पावर बन के आएगा, इन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। सो चाइना ऑब्जर्वर स्टेट बनता है 2005 में। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड कि डिस्पाइट इंडियाज कीन इंटरेस्ट इन कोऑपरेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी by backing the SAARC MVA during 18th summit of SAARC, the agreement was stalled following Pakistan reluctance. 18th summit जो लास्ट समिट थी SAARC की, वहाँ पे एक मोटर व्हीकल एक्ट के प्रपोजल आता है इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, SAARC MVA। लेकिन ये एग्रीमेंट हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। हमने आपको बताया था कि सार्क में कोई भी डिसीजन कंसेंसस बेस्ड पे होता है, सभी मेंबर्स को रेडी या एग्री करना पड़ेगा तभी वो एग्रीमेंट साइन हो सकता है। तो
तो यही कुछ ड्रॉबैक्स हैं सार्क के। अब देखिए ये 2014 में हुई थी 18th समिट, तो ये मोटर व्हीकल एक्ट नहीं हो पाया। फिर इसके बाद आप BBIN MVA एक्ट देखते हैं 2015 में। अब देखिए एक सार्क का चैलेंज क्या है कि पाकिस्तान एक बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान में होनी थी, पाकिस्तान की वजह से ही नहीं हो पाई नेक्स्ट समिट। लेकिन आप देखिए एक इसमें दो डिबेट चलती हैं सार्क के रेलेवेंस को लेके। एक कहते हैं कि बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड बायलैटरल इश्यूज सार्क कैन नॉट कंटिन्यू या कैन नॉट फंक्शन, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ या फुल पोटेंशियल के साथ नहीं कर सकता है। बट जो दूसरा साइड है वो कहते हैं जैसे सार्क क्या है, जैसे ASEAN-X का फॉर्मूला एडेप्ट कर सकता है कि अगर कोई एक कंट्री रेडी नहीं है, ठीक है, बाकी उसको साइन करें, एंड उसको ऑप्शन है जो रेडी नहीं कर रहा है, उसको एग्री नहीं कर रहा है, कि वो बाद में ज्वाइन कर सकता है, बट एग्रीमेंट साइन हो जाए। तो आप देखिए ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ ASEAN कॉन्ट्राडिक्शन नेवर डिरेल द ग्रुप। ASEAN कभी नहीं रुका, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। बट हाँ ये है कि थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है कि पाकिस्तान का जो है वो टेररिस्ट वाला इशू है कि पाकिस्तान एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करता है टेररिज्म के लिए। और आप देखिए जो इफ़ द जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद डाई हार्ड एनिमीज़ थे आपके फ्रांस एंड जर्मनी, बट ये भी एक प्लेटफॉर्म में आते हैं, समय लगता है यूरोपियन यूनियन में। तो जो सेकंड फ्रैक्शन है, जो सेकंड डिबेट का सेकंड पार्ट है, जो बोलते हैं कि सार्क को काम करना चाहिए एंड कर सकता है, वो बोलते हैं कि देयर इज़ नो रीज़न वाई इंडिया एंड पाकिस्तान कैन नॉट कम टुगेदर। जब फ्रांस और जर्मनी साथ आ सकते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो इंडिया और पाकिस्तान क्यों नहीं। अब आप देखिए कि सार्क के पास कैपेसिटी है नेशंस को साथ लाने के लिए, क्योंकि बिकॉज इसका इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। एक तो है जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, आप इसकी लोकेशन देखिए जो वेस्ट एशिया को ईस्ट एशिया से लिंक करने का काम करता है। रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी सार्क ज़रूरी है, अपना रोल प्ले कर सकता है। एंड इंडिया के लिए भी, बिकॉज इंडिया सार्क के अंदर एक पॉजिटिव लीडरशिप रोल देखता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक क्राइसिस के समय फर्स्ट रिस्पॉन्डर कह लीजिए आप। और ये इंडिया के लिए जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी ये लिंक का काम करता है। अब देखिए एक ये स्टेटमेंट है, ये आपका आ सकता है किसी एग्ज़ाम में कि वो जैसे स्टेटमेंट देते हैं कि ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था। तो नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है कि इफ़ यू वांट टू मेक पीस विद योर एनिमी यू हैव टू वर्क विद योर एनिमी एंड देन ही बिकम्स योर पार्टनर। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना चाहिए आपको अगर आप पढ़ लें कि ये नेल्सन मंडेला का स्टेटमेंट है। और सार्क का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि चाइना इस रीजन में, जो अभी आपको पहले भी बताया कि 2005 में ऑब्जर्वर स्टेट बनता है, उसके बाद चाइना कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि वो सार्क का फुल मेंबर बन जाए, बट नहीं बन पा रहा। तो बिकॉज उसकी इस रीजन में बहुत इन्फ्लुएंस करने की इच्छा है कि आप देखिए पाकिस्तान में BRI प्रोडक्ट है, श्रीलंका में आपने देखा। तो उस पर्सपेक्टिव से सार्क एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकता है साउथ एशियन रीजन में। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सार्क से रिलेटेड। नेट के एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में, PGT के एग्ज़ाम में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये भी हम आगे के क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे सार्क के फॉर्मेशन ईयर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एंड इस बार भी क्वेश्चन आया है। देखिए तो ये आपका छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन है कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ इट विल नॉट बी प्रॉपर टू कंपेयर सार्क विद। अगर एक्टिविटीज़ के टर्म में देखें तो सार्क को जो नीचे ऑर्गेनाइजेशन है किससे कंपेयर करना सही नहीं है। आसियान से कर सकते हैं, नेटो ऑप्शन है, EU ऑप्शन है, अफ्रीका यूनियन ऑप्शन है। तो जब हमने सार्क के ऑब्जेक्टिव की बात करी थी तब आपसे बताया था कि सार्क के अंदर कलेक्टिव डिफेंस या कलेक्टिव सिक्योरिटी का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, लेकिन नेटो में है, इसलिए इसका आंसर है नेटो। एशियान भी आपके रीजनल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंटीग्रेशन के लिए है, EU का भी सेम इकोनॉमिक पर्पस है एंड सेम अफ्रीकन यूनियन। बट नेटो में डिफेंस का एक पर्सपेक्टिव है सिक्योरिटी का, वो सार्क में नहीं है। इस सेम फैक्ट पे इसी तरीके का क्वेश्चन
और भी पूछा जा चुका है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें एक स्टेटमेंट रहता है कि सार्क के चार्टर में कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी पैरामीटर है। तो ये फैक्टर अगर आपको पता हो तो आप एलिमिनेशन में उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2018 में का है क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सार्क। पहला स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान एंड रशिया आर ऑब्जर्वर्स। तो हमने जब ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात की थी, हमने बताया था कि रशिया इज़ नॉट अ मेंबर। तो अगर आपको ये इनमें कन्फ्यूजन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान में नहीं, आपको ये पता है रशिया नहीं है, तो इससे आप ये कह सकते हैं कि ए नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन पहला हट गया, बिकॉज इसमें ए है तो ये नहीं होगा। अब देखिए, प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस ये भी नहीं है, तो बी ऑप्शन भी गया, बी यहाँ से गया, ये गया, बचा क्या आपका थर्ड। बट फिर भी आप सी और डी को देखते हैं हम फर्दर। सी इज इंडिया बिकम सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ट्वाइस। सेकेंड समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड इन इंडिया, इट वॉज ऑल्सो करेक्ट। कहाँ हुई थी? बेंगलोर में हुई थी 1986 में, राजीव गांधी के टाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी इसमें ऑप्शन बदल जाते हैं और बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर, नॉट, आप ध्यान रखिए, नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। मालदीव्स है, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, ये ऑप्शन है, एंड द करेक्ट आंसर इज म्यांमार। मालदीव्स मेंबर है, नेपाल मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है, म्यांमार मेंबर नहीं है, एंड यही पूछा है नॉट, तो इसलिए करेक्ट आंसर है आपका म्यांमार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली 2007 स्ट्रेस्ड, ये 2012 का है, तो इसका करेक्ट आंसर है इम्प्रूविंग द इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी। ये आपका देखिए करंट इसी साल का सबसे लेटेस्ट यूजीसी नेट जून 2024 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, एंड ये इसकी क्वेश्चन आईडी है 329। आप देखिए, अबुल हसन, यादव कांत सिलवाल, नईम यू हसन, शीलकांत शर्मा। तो आप इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सभी आपको याद ना हो, बट हमने आपको बताया था कि सबसे पहला याद होना चाहिए। तो अबुल हसन जो नाम है, ये सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल हैं, और आप टाइम पीरियड कंपेयर करिए तो इनसे कौन सा मैच होगा, 1987 टू 89। एंड सिर्फ अगर ये फैक्ट पता हो तो इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि ए का 4 गया, A3 गया, A2 गया। सो द करेक्ट आंसर इज ए का सेकंड, सिर्फ एक ऑप्शन में है। इस तरीके से आप सिर्फ एक फैक्ट आपको पता हो तो आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट फर्दर हम देखते हैं, यादव कांत सिलवाल जी 94 टू 95, नईम यू हसन जी 96 टू 1989, एंड शीलकांत शर्मा ये इंडिया का हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए 2008 से 2011। बट अगर आपको फर्स्ट भी याद है तो ये क्वेश्चन किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th सार्क समिट हेल्ड एट न्यू दिल्ली इन 1995, ये भी आपका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, एंड इसकी क्वेश्चन आईडी है 309। सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट है 1989 वॉज डेजिग्नेटेड एज सार्क ईयर ऑफ कॉम्बैटिंग ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ये अभी आपने देखा पिछली स्लाइड में कि ये सही है, ये पहला ईयर था। बट जब आपने एग्ज़ाम दिया, चलिए मान लीजिए कि आपको ये स्टेटमेंट नहीं पता, बट आप सी स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। सी स्टेटमेंट कहता है देयर वॉज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा वाइल ही वॉज इन ऑफिस, एंड यू नो ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सी यहाँ है, सी यहाँ है, यहाँ है, तो ये गए कैंसिल। तो जो बचा वो आंसर ए इज़ करेक्ट। 8th सार्क समिट हेल्ड एट न्यू दिल्ली, हमने बताया था अगर यहाँ बेंगलोर होता तो गलत हो जाता। वो सेकंड सार्क समिट थी जो बेंगलोर में हुई थी, इसलिए जो इंडिया में सार्क की 3 समिट हुई हैं उनकी प्लेस भी याद करना इंपॉर्टेंट है। एक बेंगलोर में हुई, बाकी जो 2 वो न्यू दिल्ली में। एंड सार्क के डेजिग्नेटेड ईयर्स 1989 combating drug abuse and drug trafficking, and E statement the agreement on the SARC preferential trade agreement, this is SAPTA, it was signed on 11 April 1993 जब
साप्टा की स्लाइड थी तब हमने बोला था कि ये कब साइन किया गया, कब लागू हुआ, वो डेट्स भी आपको याद रखनी है। और आप देखिए, आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूछे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन मार्च, ये अभी ऑप्शन गलत है। अब देखिए, सार्क के डेजिग्नेटेड ईयर्स के बेस पे भी लास्ट क्वेश्चन में था, ये भी जून 2024 का जो यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम हुआ है उसके शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, एंड इसकी क्वेश्चन आईडी है 305। तो इसमें सार्क ईयर ऑफ यूथ गिवन है, गर्ल चाइल्ड, सार्क ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, सार्क ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, सार्क ईयर ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, एंड ये ऑप्शन है। तो इसको हमने बोला था आपको कि जैसे आप मेन याद रख सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट का आप याद रख सकते हैं, यूथ का, तो ये इसको हम एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। बट नेक्स्ट ईयर्स के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आपको ये देखने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। आप ये देखिए, ये टेबल है, तो आप देखिए सबसे पहले है आपका सार्क ईयर ऑफ गर्ल चाइल्ड 1990 में, जो ऑप्शन है उनमें से पहले बी आएगा, तो बी ये गए। बी के बाद आपका है सार्क ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, BC DAE, एंड आफ्टर दैट उसके बाद है आपका सार्क ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन 1993, एंड देन सार्क ईयर ऑफ द यूथ 1994। ये आपको याद होना चाहिए। गर्ल चाइल्ड का याद कर लीजिए, पहला वाला याद कर लीजिए, एनवायरनमेंट का याद कर लीजिए। एंड सार्क ईयर ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन इज 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके अभी जो रीनेट हुआ है 4 सितंबर को, उसकी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है सार्क से रिलेटेड। देखिए सी स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि नेटो इज़ अ सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड फॉर द डिफेंस ऑफ US लेड वेस्टर्न कंट्रीज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वॉर्सो पैक्ट वॉज क्रिएटेड बाय सोवियत यूनियन एंड इट्स अलाइज इन रिस्पॉन्स ऑफ नेटो, नेटो बनता है, नेटो के जवाब में सोवियत यूनियन USSR वॉर्सो पैक्ट साइन करता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सार्क वॉज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशियन, ये गलत है। सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सी यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो सेकंड ऑप्शन गया, थर्ड ऑप्शन गया, फोर्थ ऑप्शन गया। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, A एंड B। A इज करेक्ट, B इज करेक्ट, C गलत है। अब फर्दर देखिए D, आसियान इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, आसियान भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी गलत हो गया। यूरोपियन यूनियन वॉज क्रिएटेड फॉर सिक्योरिटी, नहीं, ये भी गलत है। तो ये देखिए, आप ये क्वेश्चन आपके उस पिछले क्वेश्चन से लिंक कर रहा है कि सार्क को किस ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ आसियान था, नेटो था, EU था, तो EU से नहीं कर सकते, नेटो से भी नहीं कर सकते थे, EU से कर सकते हैं। EU का भी इकोनॉमिक पर्पस है, आसियान का भी इकोनॉमिक एंड रीजनल कनेक्टिविटी का पर्पस है, सार्क का भी, लेकिन नेटो का पर्पस सिक्योरिटी का है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्यों इतनी रेलेवेंस है उनकी, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, उसके ऑप्शंस को भी सही से देखिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन आप देखिए सेट Z का है, ये अभी जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2024 की में जो 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ, जो कैंसिल हो गया, उसमें भी सार्क का क्वेश्चन था। इसमें फॉर्मेशन ईयर पूछा था, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन केम इनटू बीइंग ऑन 1985, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ में जो प्रीवियस ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, इसमें आपका एक सार्क का फॉर्मेशन ईयर भी पूछा गया था कि वो 1985 में है। छत्तीसगढ़ में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में कुछ साफ्टा से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। तो वो फैक्ट भी आपको पता होनी चाहिए कि साफ्टा साइन होता है 2004 में, लागू होता है 2006 से, और किस समिट के समय, वो 12th समिट इस्लामाबाद। तो इसलिए ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साफ्टा कब साइन होता है, साफ्टा कब साइन होता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सार्क का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2010, सार्क का चार्टर 1985।
एंड जो सार्क के मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये नेट में भी पूछा जा चुका है, आपके DSSB PGT में भी पूछा जा चुका है, और RPSC के 2014 के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। वहाँ पर ऑप्शंस थे मालदीव, मॉरिशियस, नेपाल एंड भूटान। तो मालदीव, नेपाल, भूटान मेंबर हैं, मॉरिशियस मेंबर नहीं हैं सार्क का। और एक RPSC के ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 2014 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन था सार्क के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स वाली स्लाइड को भी आप ध्यान से एक बार रीड कर लीजिए। तो इस तरीके से सार्क्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी समिट, सेक्रेटरी जनरल, उनकी क्रोनोलॉजी, रीजनल सेंटर्स एंड इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और फैक्ट्स भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो इस एक वीडियो से आपका सार्क कंप्लीट होता है। सार्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस को के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, बिम्स्टेक के ऊपर, आसियान के ऊपर। सो थैंक यू। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल IR मेंटोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल IR मेंटोर, वहाँ पे हम क्विज़ेस भी अपलोड करते हैं, तो इसलिए आप वह भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और इसी तरीके के आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं।